आज हम लोग चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत कैटलिस्ट पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। इन्होंने लगभग 1835 ईस्वी में ये पाया कि कुछ फॉरेन सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो बर्जीलियस ने उस फॉरेन सब्सटेंस का नाम दे दिया था, क्या, कैटलिस्ट कहे थे। और जो घटना होता है या जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, उस प्रोसेस या घटना को हम नाम देते हैं क्या, कैटालिसिस कहते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ये थे जिनका नाम था बर्जीलियस। इन्होंने लगभग 1835 ईस्वी में एक ऐसा चीज पाया या एक ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई स्पेसिफिक फॉरेन सब्सटेंस डाल देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये बढ़ जाता है। और उस फॉरेन सब्सटेंस को नाम दिया गया क्या, कैटलिस्ट। और ऐसा होता है, इस घटना को नाम दे दिया गया क्या, कैटालिसिस कहा गया। जैसे मान लो ये था हमारा पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट को लगभग 360 डिग्री सी पर अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये पोटासियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन हो जाता है, किसमें, पोटासियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होते हैं या प्राप्त होते हैं। लेकिन यही पाया गया कि यदि पोटासियम क्लोरेट में हम लोग कुछ मात्रा में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो ये रिएक्शन 360 डिग्री सी पर नहीं बल्कि मात्र 250 डिग्री सी पर ये पोटासियम क्लोरेट विघटित होकर ऑक्सीजन गैस देते थे। और ये भी पाया गया कि आफ्टर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के पश्चात ये जो हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया था, इस मैग्नीज डाइऑक्साइड के ना तो मास में और ना ही इसके अवस्था में किसी तरह का कोई परिवर्तन हुआ। तो यही जो मैग्नीज डाइऑक्साइड, यही फॉरेन सब्सटेंस था और इसको नाम दिया गया क्या, कैटलिस्ट कहा गया। और ऐसा होता है, इस घटना को नाम दिया गया क्या, कैटालिसिस कहा गया। प्रारंभ में बर्जीलियस ने यही चीज इंडिकेट किया था, लेकिन कुछ समय के पश्चात यह भी पाया गया कि कुछ ऐसे भी फॉरेन सब्सटेंस थे जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा नहीं देते थे बल्कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को घटा देते थे। जैसे मान लीजिए डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हम लोग करते हैं तो ये भी क्या देता है, H2O, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा। लेकिन यही डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं तो ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। और इसको भी हम लोग नाम दिए क्या, इसको भी नाम दिए थे क्या, कैटलिस्ट कहे थे। और ये भी घटना हमारा कैटालिसिस कहलाएगा। तो पहले तो बर्जीलियस ने ये कहा कि जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। फिर बाद में ये भी पाया गया कि कुछ फॉरेन सब्सटेंस ऐसे भी थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते थे, तो इसको भी नाम दिया गया कैटलिस्ट। और इन दोनों को मिलाकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओस्टवाल्ड। इन्होंने एक डिफिनेशन दिया और इन्होंने ये कहा कि कैटलिस्ट वह फॉरेन सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन में परिवर्तन कर देता है। अगर मान लो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो भी ये कहलाएगा क्या, चेंज या परिवर्तन। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन घटता है तो भी ये कहलाएगा क्या,
चेंज कहलाएगा। लेकिन ये जो फॉरेन सब्सटेंस थे इनका ना तो केमिकल कंपोजिशन और ना ही इनका फिजिकल स्टेट, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन आफ्टर रिएक्शन या रिएक्शन के पश्चात नहीं होता। जैसा मान लो इस रिएक्शन में हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड का मान लीजिए 1 ग्राम लिया है और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड इसका अवस्था अगर ठोस है तो आफ्टर रिएक्शन ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्राप्त होंगे उसका भी अवस्था ठोस ही होगा और उसकी भी मात्रा क्या होगी, ये 1 ही ग्राम होगी। ये कैटलिस्ट की विशेषता होती है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन या ये कहो कि केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो ओस्टवाल्ड ने ये कहा कि फॉरेन सब्सटेंस which change rate of reaction without itself undergoing in mass and chemical composition at the end of reaction, यानी रिएक्शन के अंत में ना तो इसके मास और ना ही केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज होता है। और ये जो फॉरेन सब्सटेंस था, यही फॉरेन सब्सटेंस हमारा क्या कहला गया, ये कैटलिस्ट कहला गया। और ये घटना जो थे कि ऐसा क्यों होता है, ये हो गया कहलाया क्या, कैटेलिसिस कहलाया। तो ये हमारा कैटलिस्ट को डिफाइन हम लोग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आम बोलचाल के भाषा में हम लोग लें तो कैटलिस्ट का यही शाब्दिक अर्थ निकलता है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। हम लोग बहुत कम ही ऐसे एग्जाम्पल का यूज करते हैं जिसमें कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। अगर मान लीजिए आप इसी तरह किसी को कहिएगा कि कैटलिस्ट, तो सामने वाले के दिमाग में यही चीज आता है कि ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। और लेकिन कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता भी है, लेकिन शाब्दिक अर्थ में इसका फर्स्ट साइट जो अर्थ आता है दिमाग में कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता भी है। अब ये देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन। अब देखिए कैटलिस्ट जो है इनको अलग अलग एम के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहला एम ये बनाया गया, क्या एम बना, क्या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि कैटलिस्ट जो होंगे ये सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं या फिर गैसीय स्टेट में भी हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इसको 2 भाग में बांटा गया। एक होता है जिसको नाम देते हैं होमोजीनियस कैटेलिसिस, एक को नाम देते हो होमोजीनियस कैटेलिसिस और दूसरे को नाम देते हैं क्या, हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। तो देखो होमोजीनियस कैटेलिसिस में क्या होगा कि यदि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की अवस्था एक हो तो उसको नाम देंगे क्या, होमोजीनियस कैटेलिसिस। इसमें क्या होगा, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर सेम।
यानी यदि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट समान हो तो वैसे कैटालिसिस को नाम दोगे होमोजीनियस कैटालिसिस। अब इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए रिएक्टेंट हमारा सॉलिड हो, कैटलिस्ट भी सॉलिड हो, तो इस तरह का स्टेट क्या होगा, दोनों का स्टेट सॉलिड है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, होमोजीनियस कैटालिसिस का। अगर मान लो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अगर हमारे लिक्विड है, या ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों हमारे क्या हो, गैसीय अवस्था में हो, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका पहला पार्ट था जिसको नाम दिए थे होमोजीनियस कैटालिसिस, और होमोजीनियस कैटालिसिस में हमने ये कहा था कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अवस्था क्या हो, एक हो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये होता है लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका रिएक्शन ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं और ये कैटेलाइज होता है किससे, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, और ये बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब देखो यहाँ रिएक्टेंट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो इसका अवस्था क्या है, गैस, और नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारा कैटलिस्ट है, इसका भी अवस्था क्या होगा, गैस। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा ये लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मान लो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये ऑक्सीजन गैस से प्रतिक्रिया करेगा। इस रिएक्शन को भी कैटेलाइज कौन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड ही कैटेलाइज करता है। इसमें भी देखिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अवस्था सेम है, तो ये भी हमारा क्या होगा, होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये होगा क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, और ये भी कैटेलाइज होता है, या तो आप नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर क्लोरीन गैस के उपस्थिति में ये कैटेलाइज होगा और ये दे देगा क्या, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेगा। तो ये भी हमारा क्या होता है, होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल होता है। एक और देखते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट, या फिर इसको कहोगे इस्टर, ये हो जाएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं इस्टर कहेंगे। इसका अवस्था लिक्विड होगा। अब इसका हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो देखो यहाँ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होगा, और इसके हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड बनते हैं और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो देखो इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अवस्था क्या है, लिक्विड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब दूसरा टाइप इसका होता है जिसको नाम देते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। दूसरे को हम लोग नाम देते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या था कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का स्टेट या फिजिकल स्टेट समान होता था, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होगा कि यदि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अवस्था अलग अलग हो तो वैसे कैटालिसिस को नाम देंगे क्या, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो इसको ये कहेंगे कि इफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर डिफरेंट,
यानी यदि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अवस्था अगर अलग अलग होगा तो इसको नाम दोगे क्या? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे। जैसे मान लो ऐसा हो कि रिएक्टेंट हमारा गैसीय है और कैटलिस्ट हमारा सॉलिड है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। या ये भी कह सकते हो कि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट हमारा गैसीय है, कैटलिस्ट हमारा लिक्विड है, तो भी ये हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे मान लो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक प्रोसेस होता है हैबर प्रोसेस, और इस हैबर प्रोसेस में हम लोग अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अमोनिया का मैन्युफैक्चर करेंगे तो रिएक्टेंट होता है क्या? हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन कैटेलाइज होता है किसके द्वारा? आयरन के द्वारा। अब यहाँ आयरन हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट में है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का स्टेट क्या हो गया? गैसीय हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है किसका? ये एग्जाम्पल हो जाएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा हम लोग ये ले लेते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल एल्कोहल। ये मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल एल्कोहल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और ये हाइड्रोजन गैस से प्रतिक्रिया करेगा। ये रिएक्टेंट हो गए हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दोनों का अवस्था क्या होता है? गैस होता है। अब ये कैटेलाइज हो सकता है, देखिए कॉपर के द्वारा, ये सॉलिड स्टेट में होता है। आप इसके जगह पर दूसरा भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, और ये होता है जिंक ऑक्साइड, इसका भी अवस्था सॉलिड होगा। या फिर आप क्रोमियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, इसका भी अवस्था क्या होगा? सॉलिड होगा, और ये रिएक्ट होकर बनेगा क्या? मिथाइल एल्कोहल का निर्माण करेगा। यहां भी देखो रिएक्टेंट हमारा क्या है? गैसीय है, और कैटलिस्ट हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा हम लोग ले लेते हैं फिर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का यही रिएक्शन था। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड से भी कैटेलाइज हुआ था, जब किस प्रोसेस में? लेड चैम्बर प्रोसेस में। ये कैटेलाइज होता है प्लैटिनम के द्वारा भी कैटेलाइज होता है, या फिर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के द्वारा भी क्या होता है? ये कैटेलाइज होते हैं। तो यहां भी देखो रिएक्टेंट होगा गैस और कैटलिस्ट हो गया सॉलिड। ये भी हमारा क्या होता है? ये एग्जाम्पल होता है किसका? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। इसके अलावे एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया क्या आपका? इथीन। अब देखो इथीन का हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, इथीन का अवस्था क्या होगा? गैस। अब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इसका कैटलिस्ट का नाम होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये होता है टिटानियम क्लोराइड और ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम, इसका मिश्रण होता है। इसका अवस्था होता है क्या? सॉलिड, और इसको हम नाम देते हैं क्या? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं, और ये बना देगा हमारा क्या? पॉलीमराइज होगा, और ये बना देगा आपका पॉलीथीन। अब देखो यहां पर रिएक्टेंट हमारा हो गया गैस, कैटलिस्ट हो गया क्या हमारा? सॉलिड। तो ये भी हमारे क्या होंगे? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जाम्पल होंगे। तो पहला कैटालिसिस, इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बेस लेते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट, तो इसके आधार पर देखो इसको दो भाग में बांटे थे। एक को कहते होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरे को कहते हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अवस्था समान होता था। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में
रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अवस्था या फिजिकल स्टेट अलग अलग होता था। अब इसके क्लासिफिकेशन का दूसरा एम होगा फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट के फंक्शन के आधार पर। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके क्लासिफिकेशन का हम दूसरा आधार देखते हैं, और ये आधार होगा हमारा क्या, ये आधार होगा फंक्शन। तो दूसरा एम होगा फंक्शन ऑफ, या ये कहो कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कैटलिस्ट को हम लोग क्या करते हैं, चार भाग में बांटते हैं। एक को नाम देते हो पॉजिटिव कैटेलिसिस, और दूसरे को नाम देते हैं निगेटिव कैटेलिसिस। देखो इसका तो जनरेशन उसी समय हुआ था जब हम लोग कैटेलिस्ट को डिफाइन किए थे। हमने ये कहा था कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो जब ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे तो इनका टाइप अलग हो जाएगा, और जब रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएंगे तो इनका टाइप क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं तो ये कहलाएगा क्या, पॉजिटिव कैटेलिसिस, और जब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, घटा देगा, तो ये कहलाएगा क्या, निगेटिव कैटेलिसिस। तो ये कह सकते हो कि इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, और इसमें ये कह सकते हो कि इट डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। तो पॉजिटिव कैटेलिसिस कहेंगे कि यदि कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, और निगेटिव कैटेलिसिस कहेंगे कि जब कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, घटा दे। उसको नाम दोगे क्या, निगेटिव कैटेलिसिस कहेंगे। पॉजिटिव कैटेलिसिस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, काफ़ी अधिक होते हैं। जैसे मान लो अभी तक एक एग्जाम्पल को छोड़कर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसके अलावा जितने भी अभी तक एग्जाम्पल देखे थे सारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते ही थे, और सबके सब पॉजिटिव कैटेलिसिस के ही एग्जाम्पल होते थे। जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल में हम लोग ये ले लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस ये ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा, और यहाँ उपस्थिति होता है, कैटलिस्ट होता है क्या, ये हमारा प्लैटिनम होगा, और ये मिलकर बनाएंगे क्या, जल का निर्माण करेंगे। यहाँ पर इस कैटेलिटिक रिएक्शन में ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 10 to the power 10 टाइम्स तक होंगे, ये क्या होंगे, ये बढ़ जाते हैं। इसके अलावे और भी बहुत सारे रिएक्शंस हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो इसी को यूज कर लो, पोटासियम क्लोरेट अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो अगर देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड नहीं था तो ये रिएक्शन 360 डिग्री सी पर होता था, और अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति होगी तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन मात्र 250 डिग्री सी पर होगा, और ये हो जाएगा एग्जाम्पल हमारा पॉजिटिव कैटेलिसिस का। अब अगर निगेटिव कैटेलिसिस का एग्जाम्पल देखो, तो निगेटिव कैटेलिसिस के एक तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में होता है तो ये क्या करेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ये लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल होता है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफॉर। ये जानते हो कि क्लोरोफॉर सनलाइट की उपस्थिति में अगर डिकम्पोज करता है तो ये फॉस्जीन नामक जहरीला गैस बनाता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफॉर
इसके रेट को कम करने के लिए हम लोग इसमें 2% इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। ये 2% इथाइल अल्कोहल ये क्या करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म के रेट को क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देता है। और ये भी हमारा क्या होगा, निगेटिव कैटालिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हो गया क्लोरोफॉर्म। ये अगर ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये फॉस्जिन का निर्माण करता है। यहाँ पर हम 2% इथेनॉल ले लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म का डिकम्पोजिशन तो होगा, क्लोरोफॉर्म का डिकम्पोजिशन तो होगा, लेकिन रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल होता है किसका, निगेटिव कैटालिसिस का एग्जाम्पल होता है। इसका तीसरा टाइप होता है जिसको हम नाम देते हैं ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस इसका मतलब होता है कि ये स्वयं कैटलिस्ट के तरह बिहेव करे। तो इसमें ये होता है कि इस तरह के कैटालिसिस में कोई प्रोडक्ट यानी केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनते हैं वही क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। और इस तरह के कैटालिसिस को नाम देते हैं क्या, ऑटो कैटालिसिस कहेंगे। तो इसको ये कह सकते हो कि व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, product of chemical reaction itself behaves as catalyst, और ऐसे घटना को नाम दोगे क्या, ऑटो कैटालिसिस कहेंगे। यानी केमिकल रिएक्शन के कोई एक प्रोडक्ट ये खुद क्या करे, कैटालिस्ट के तरह बिहेव करे, तो इसको नाम देते हो ऑटो कैटालिसिस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये होता है इस एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये हो गया CH3COOC2H5, ये हो गया एस्टर। एस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज होकर देगा क्या, एक तो बनाएगा एसिटिक एसिड और दूसरा बनाता है क्या हमारा, दूसरा बनाएगा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। जब ये रिएक्शन प्रारंभ करते हैं तो इस रिएक्शन का रेट काफी कम होता है। अब इसमें से ये प्रोडक्ट एसिटिक एसिड ये हमारा क्या होगा, ये कैटलिस्ट के तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही रिएक्शन प्रारंभ होगा, आफ्टर रिएक्शन एसिटिक एसिड का निर्माण होता है और यही एसिटिक एसिड क्या करेगा, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। और जैसे जैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होते जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, ये बढ़ते जाएंगे। और इस तरह के घटना को हम नाम देते हैं क्या, ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। तो इस तरह से इसका एक और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ये होता है आर्सेनिक हाइड्राइड। अब आर्सेनिक हाइड्राइड को अगर डिकम्पोज करोगे या इसको विघटित करते हैं तो ये विघटित होकर देता है क्या, आर्सेनिक और हाइड्रोजन गैस देगा। और इस रिएक्शन या ये रिएक्शन स्वतः कैटेलाइज होता है किसके द्वारा, आर्सेनिक के द्वारा। प्रारंभ में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ आर्सेनिक हाइड्राइड कम होते हैं, जैसे जैसे रिएक्शन प्रारंभ होगा आर्सेनिक का फॉर्मेशन होगा, ये आर्सेनिक रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा और इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा। तो इस तरह के कैटालिसिस को नाम दोगे ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। और चौथा होता है जिसको नाम देते हो क्या, इंड्यूस्ड कैटालिसिस कहेंगे। इसको नाम देंगे इंड्यूस्ड कैटालिसिस कहेंगे। इंड्यूस्ड कैटालिसिस में कोई रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम
करेगा। तो इसको ये कह सकते हैं कि इफ वन केमिकल रिएक्शन catalyzed other chemical reaction और इस तरह के कैटेलिसिस को नाम दोगे क्या? इंड्यूस्ड कैटेलिसिस कहेंगे। यानी पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन दूसरे केमिकल रिएक्शन को क्या करे? कैटेलाइज कर दे। तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? इंड्यूस्ड कैटेलिसिस कहते हैं। जैसे मान लो एक कंपाउंड होता है Na2SO3, इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम सल्फाइड। इस सोडियम सल्फाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करें या ये एयर से ऑक्सीडाइज्ड होता है और ये ऑक्सीडाइज होकर बना देगा क्या? सोडियम सल्फेट का निर्माण कर देगा। यानी सीधा कह सकते हो कि सोडियम सल्फाइड इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये सोडियम सल्फेट का निर्माण कर देगा। अब दूसरा हमारा कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है सोडियम आर्सेनाइड। ये हमारा सेम इसी तरह के कंपाउंड होंगे। तो सोडियम आर्सेनाइड को अगर हम ऑक्सीजन या एयर के उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये इनका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, या ये कहो कि ये नो रिएक्शन, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये हो गया सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड। इसको मिलाते हैं और तब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये पाते हैं कि सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन सोडियम सल्फेट में और सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन सोडियम आर्सेनेट में हो जाता है। यानी ये ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, ये पूरा का पूरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड को कैटेलाइज करता है। और इस तरह के जो कैटेलिसिस होते हैं इनको हम नाम देते हैं क्या? इंड्यूस्ड कैटेलिसिस कहते हैं। तो इसका एक बार सारांश देख लेते हैं कि दूसरा जो टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ कैटेलिसिस, इसके आधार पर हम लोग कैटेलिसिस को चार भाग में बांटे थे। एक था पॉजिटिव कैटेलिसिस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता था। दूसरा था निगेटिव कैटेलिसिस जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता था। तीसरा था हमारा ऑटो कैटेलिसिस, यानी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का निर्माण होता था उनमें से कोई एक प्रोडक्ट कैटेलिस्ट का काम करता था, इसको नाम देते थे क्या? ऑटो कैटेलिसिस। और चौथा था हमारा क्या? इंड्यूस्ड कैटेलिसिस, यानी इसके अंतर्गत कोई पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन दूसरे केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता था, तो ये हमारा होता था क्या? इंड्यूस्ड कैटेलिसिस कहलाता था। तो इस तरह से हम लोग ये देखे इस वीडियो में कि कैटेलिस्ट क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, या इसको किस तरह से कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं। तो ये आपका कैटेलिस्ट और इसका क्लासिफिकेशन हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।